हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आज हम पढ़ेंगे टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग का जो टॉपिक हमारा चल रहा है, टेक्सटाइल एंड फैशन डिज़ाइन, उसका आगे का पार्ट। और ये इस टॉपिक की क्लास 5th है। और मैं बता दूं, जो नए हैं स्टूडेंट्स आए हैं उनके लिए कि ये जो सब्जेक्ट है ये हमारा होम साइंस का सब्जेक्ट है। बाकी आपको थंबनेल और टाइटल देख के तो पता चल ही जाएगा। और यूजीसी नेट की हम यहाँ प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम आगे अपने टॉपिक को बढ़ाते हैं। आप बाकी की 4 वीडियोस इस टॉपिक पे पहले प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिज़ाइंस के बारे में। डिज़ाइंस कितने तरीके के होते हैं? तो सबसे पहला जो टाइप है डिज़ाइन का वो है स्ट्रक्चरल डिज़ाइन। डिज़ाइन इज़ फॉर्म्ड बाय स्टिचिंग पीसेस टुगेदर। डिज़ाइन कैसे फॉर्म होता है? डिज़ाइन फॉर्म होता है अलग अलग जो पीसेस होते हैं कपड़े के, उनको आपस में स्टिच करके। जैसे कि हम कॉलर बना सकते हैं, कफ बना सकते हैं, योक, प्लीट्स एक्सेट्रा। रिक्वायरमेंट ऑफ स्ट्रक्चरल डिज़ाइंस क्या क्या होती हैं? एक स्ट्रक्चरल डिज़ाइंस के लिए हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो इट शुड बी सूटेड टू द पर्पस। जब हमें स्ट्रक्चरल डिज़ाइन बनाना होता है तो हमेशा स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पर्पस से रिलेटेड होना चाहिए, पर्पस को सूट करने वाला होना चाहिए कि हम किस तरीके की चीज़ स्टिच करने जा रहे हैं, डिज़ाइन या ड्रेस स्टिच करने जा रहे हैं, उसमें स्ट्रक्चरल डिज़ाइन लगेगा या नहीं लगेगा। एंड नेक्स्ट है कि ये हमेशा सिंपल एंड वेल प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। फिर इट शुड बी सूटेड टू द मटेरियल, को भी ये सूट करने वाला होना चाहिए बाय विच इट इज़ मेड, जिससे आप वो बना रहे हो। एंड उस प्रोसेस को भी सूट करने वाला होना चाहिए, दैट विल बी फॉलोड इन मेकिंग इट। जो प्रोसेस आप उसको बनाने के लिए फॉलो करने वाले हैं उसको भी सूट करना होना चाहिए। नेक्स्ट जो टाइप है डिज़ाइन का वो होता है डेकोरेटिव डिज़ाइन। डेकोरेटिव डिज़ाइंस भी आपने अपने ड्रेसेस में देखे होंगे, जैसे कि हम स्ट्रक्चरल डिज़ाइंस देखते हैं। तो जो डेकोरेटिव डिज़ाइन है वो तब बनता है जब ड्रेस स्टिच हो जाती है, मतलब जब ड्रेस पूरी बन के तैयार हो जाती है, स्टिचिंग हो जाती है जब ड्रेस की, तब डेकोरेटिव डिज़ाइन की बारी आती है। जैसे कि हम अपने डिज़ाइन में बटन्स को पुट करते हैं, फ्रिल्स लगाते हैं या लेस लगाते हैं या फिर एम्ब्रॉयड्री करते हैं डिफरेंट कलर की। जैसे कि आप पैच वर्क कर रहे हो या टाई एंड डाई आप बाद में करते हो डिफरेंट कलर्स से, तो वो सारा हमारा डेकोरेटिव डिज़ाइन कहलाता है। एंड एक ड्रेस को डिज़ाइन करने के लिए अलग अलग लाइंस, कर्व्स, कलर्स, टेक्सचर्स हम यूज़ करते हैं। और ये जो एलिमेंट्स हैं शुड बी ब्लेंडेड, इस तरीके से ब्लेंड होने चाहिए इन सच अ वे एज टू मेक, ताकि एक डिज़ाइन को बहुत ही ब्यूटीफुल बना सकें। एंड फॉर दिस नॉलेज, इस नॉलेज के लिए और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आर्ट जो होते हैं वो नेसेसरी होते हैं। मतलब नॉलेज या बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो आर्ट होते हैं, आर्ट के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए इस डिज़ाइन को फॉर्म करने के लिए। जो एलिमेंट्स होते हैं आर्ट के वो भी हम इसमें यूज़ करते हैं ऑन द बेसिक ऑफ दीज प्रिंसिपल ओनली। और ऑलरेडी जो एलिमेंट्स एंड जो प्रिंसिपल्स हैं वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो आप पुरानी वीडियोज़ देख सकते हैं। एंड दीज प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल हमें गाइड करते हैं अबाउट जो प्रॉपर यूज़ है वेरियस एलिमेंट्स का कैसे करना है उसमें। नाउ वी हैव कॉलर्स। अब हम बात करेंगे कॉलर्स के बारे में। कॉलर्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, तो बेसिकली ये 3 टाइप्स में के होते हैं। सबसे पहले हमारे पास फ्लैट कॉलर्स होते हैं, फिर हमारे पास टर्न ओवर या स्ट्रेट कॉलर्स होते हैं, और हमारे पास स्टैंड अप कॉलर्स भी होते हैं। तो फ्लैट कॉलर्स की हम बात करते हैं। जो फ्लैट कॉलर होता है वो फ्लैट होता है सरफेस में एंड हैज़ एक कर्व होता है, उसमें हैज़ अ कर्व सिमिलर टू द कर्व ऑफ द नेक। जैसे आपका गले का जो नेक का कर्व जाता है कुछ वैसे ही आपका फ्लैट कॉलर का कर्व जाता है। एंड इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू अ शेप्ड फेसिंग के, जो हम शेप्ड फेसिंग देते हैं जब भी हम नेक डिज़ाइन करते हैं, तो ये काफ़ी उससे सिमिलर होता है। एंड देयरफॉर कैन बी ऑफ एनी विड्थ, ये किसी भी विड्थ या साइज़ का हो सकता है। नेकलाइन शेप जो होती है फॉर दैट कॉलर के लिए वो राउंड वी शेप या यू शेप की भी हो सकती है। सो अभी हम इसकी पिक देखेंगे फ्लैट कॉलर की। इस तरीके के फ्लैट कॉलर्स होते हैं। ये फ्लैट सरफेस पे तो होते हैं, फ्लैट होते हैं, लेकिन ये आपके जो राउंड जो नेक होता है, चाहे आपका राउंड नेक है, यू नेक है, वी शेप नेक है, जो डिज़ाइन होता है आपके नेक का उसके बेसिस पे ये थोड़े कर्व हो जाते हैं आपके नेक के साइज़ के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से कुछ फ्लैट कॉलर्स हैं ये।
अलग अलग डिज़ाइन के फ्लैट कॉलर्स आप देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं फुल रोल स्ट्रेट कॉलर की। अ फुल रोल स्ट्रेट कॉलर एक शर्ट कॉलर होता है, जो अभी मैंने आपको दिखाया भी था। वैसे वो फ्लैट कॉलर भी होता है, क्योंकि वो आपका थोड़ा आपके जो नेक होता है उसके कर्व के अकॉर्डिंग, उसके राउंड के अकॉर्डिंग वो पूरा सेट होता है। और फुल रोल स्ट्रेट कॉलर जो है वो शर्ट कॉलर भी है, इसका एक एग्जांपल है कट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन में वो कट होता है। अ पार्शियल रोल कॉलर स्लाइटली रोल्ड कॉलर। एक पार्शियल जो रोल कॉलर होता है वो स्लाइट थोड़ा रोल्ड कॉलर कहलाता है। जो शेप होती है इस कॉलर की वो फॉल करती है बिटवीन एक स्ट्रेट एंड फ्लैट कॉलर के बीच में। तो वही फ्लैट कॉलर की जो हमने बात की थी, अभी जो पिक देखी थी हमने शर्ट कॉलर की, वो जो है उसको हम फुल रोल स्ट्रेट कॉलर भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली ये इस टाइप का जो कॉलर होता है, ये इस टाइप के जो कॉलर की शेप होती है वो स्ट्रेट एंड फ्लैट कॉलर के बीच में टेक प्लेस करती है। एंड जो रोल होता है कॉलर का वो डिपेंड करता है इनसाइड कर्व पे, कि आपका जो नेक है उसका जो डिज़ाइन, आप कॉलर का डिज़ाइन जो ले रहे हो उसका जो इनसाइड कर्व है वो कैसा है। एज द कर्व इंक्रीजेस, जैसे जैसे कर्व इंक्रीज होता जाता है जो रोल होता है कॉलर का वो कम होता जाता है। जैसे आपका कर्व इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, वैसे ही जो रोल होगा कॉलर का वो कम होता जाएगा एंड वाइस वर्सा। दिस कॉलर कैन बी यूज, ये कॉलर वी, यू एंड राउंड शेप नेकलाइंस के लिए यूज़ हो सकता है। इम्प्रेशन इसका थोड़ा पुअर होता है, इट मे क्रिएट, ये अवॉइडेंस क्रिएट करता है। वेयर एज इफ़ इट इज़ फेवरेबल, अगर ये फेवरेबल एंड प्लीजेंट होता है तो ये रिलेशनशिप बिल्ड करने में भी मदद करता है। क्लोथ्स डू हैव अ डेफिनाइट इन्फ्लुएंस ऑन द इम्प्रेशंस। जो कपड़े हम पहनते हैं उनका हमारे दूसरों के ऊपर जो इम्प्रेशन डलता है उस पर बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल हमारे क्लोथ्स प्ले करते हैं। या फिर जो एक करेक्टरिस्टिक है एक पर्सन का, एट्रीब्यूट टू दोज ही मीट्स, मतलब उसकी जो पर्सनालिटी है, उसका जो फर्स्ट इम्प्रेशन है, या उसके जो करेक्टरिस्टिक हैं एक इंसान के, उसके कपड़ों से भी कहीं ना कहीं डिसाइड होते हैं। तो दैट इज़ क्लोथिंग टेल्स। तो जो क्लोथिंग होती है वो टेल करती है एक ऑब्जर्वर को आपके बारे में कुछ, मतलब वेयरर के बारे में कुछ ना कुछ वो ऑब्जर्वर को बताती है। आपके मूड के बारे में बता सकती है, आपके सोशल स्टेटस के बारे में बता सकती है, आपके पर्सनालिटी के बारे में बता सकती है। सो द वे अ फ्रेंड इज़ ड्रेस्ड, एक वे में जिसमें आपका एक फ्रेंड ड्रेस्ड है, द वे अ फ्रेंड इज़ ड्रेस्ड मे टेल अस, वो हमें ये बताता है कि उसका मूड कैसा है, क्या वो थका हुआ है, क्योंकि और व्हाट ही इज़ प्लानिंग टू डू नेक्स्ट, या वो थोड़ी देर में क्या करने वाला है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे हम पार्टी के कपड़े पहनते हैं तो कोई हमसे मिलता है तो हम उसको देखते ही हमें पता चल जाता है कि हम किसी पार्टी में जा रहे हैं, या फिर हम बहुत ज़्यादा टायर्ड होते हैं या थके हुए, मतलब टायर्ड मीन्स थका हुआ ही हो गया, या बोर हो रहे होते हैं, या हमारा मन नहीं लग रहा होता है, तो हमारे को जो भी कपड़े मिलते हैं डल जैसे कपड़े, डल कलर के कपड़े हम पहन लेते हैं, और उससे हमारा मूड डिपिक्ट होता है। सामने वाले को पता चल जाता है कि आज ये टायर्ड है या बोर हो रहा है या इसका मूड अच्छा नहीं है। रफल कॉलर्स की बात करते हैं। रफल कॉलर क्या होते हैं? जो रफल कॉलर है वो ब्लाउजेज़ में या ड्रेसेस में यूज़ होता है। मेड ऑफ सेल्फ फैब्रिक का वो बना हुआ होता है। यूज़ अ फ्लैट कॉलर ब्लॉक हम इसमें यूज़ करते हैं। स्लैश करते हैं कॉलर को आउटर एज से नेकलाइन तक, पिन करते हैं टू अ पीस ऑफ पेपर एंड उसको स्प्रेड कर देते हैं अंटिल जो नेकलाइन एज है इस पैटर्न की हाफ सर्कल में ना बन जाए एट सेंटर फ्रंट। लीविंग स्पेस, हम जगह छोड़ते हैं फॉर सीम अलायंस इन द क्लोथ कट फ्रॉम 2 लेयर्स ऑफ फैब्रिक्स। जो 2 लेयर्स ऑफ फैब्रिक होती है उसमें से हम जो कट करते हैं क्लोथ को, वहाँ पे हम सीम अलायंसेस भी छोड़ते हैं विद सेंटर फ्रंट ऑन सेंटर बैक ऑन अ फोल्ड। ऑन फोल्ड हम इसको कट करते हैं। तो रफल कॉलर की आपको पिक दिखा देती हूँ मैं। सो ये रफल कॉलर्स हैं, इसमें काफ़ी सारा जो गैदरिंग होती है लेयर्स की वो दी हुई होती है, और यहाँ पे हम सीम अलायंसेस भी छोड़ते हैं और साथ में हम
स्लैश मार देते हैं, फ्लैट कॉलर में कट कर देते हैं और उसको हाफ सर्कल में जब तक वो कन्वर्ट नहीं होता उसको कट करते रहते हैं, स्लैश देते हैं एंड फिर उसके बाद हम उसकी गैदरिंग करके इस तरीके के कुछ जो हैं वो फॉर्म करते हैं कॉलर्स को। तो इनको हम रफल कॉलर्स बोलते हैं। मतलब हम पूरा अपना जो ड्रेस है वो तो हम नॉर्मल पहले जो हमारा जो कपड़ा है उसको फॉर्म कर लेते हैं, उसका जो नेक डिज़ाइन है वो बना लेते हैं, उसके बाद ये अटैच किया जाता है ऊपर से। अब हम बात करते हैं सेलर कॉलर या मिडी कॉलर की। सेलर कॉलर या मिडी कॉलर जो होते हैं वो फॉलोइंग प्रोसेस दिया हुआ है नीचे, अभी हम जो पढ़ेंगे उसके बेसिस पे बनाए जाते हैं। प्लेस द बैक एंड फ्रंट ब्लॉक्स टुगेदर। जो बैक और फ्रंट ब्लॉक होते हैं उनको एक साथ रखा जाता है विद द शोल्डर सीम ओवरलैप। जो शोल्डर की सीम होती है उसको ओवरलैप करके। मेजर डाउन द सेंट्रल फ्रंट फिफ्थ, मेक अ मार्क ए एट द पॉइंट। जो हम क्या करते हैं, मेज़र करते हैं, डाउन जाते हैं सेंट्रल फ्रंट में, फिफ्थ मेक अ मार्क, वहाँ पे एक मार्क लगाते हैं ए एट दैट पॉइंट एंड ड्रॉ अ रूल्ड लाइन हम बनाते हैं फ्रॉम द शोल्डर सीम टू द मार्क ए तक। उसके बाद में हम मेज़र डाउन करते हैं सेंट्रल बैक को 5.5 इंच, फिर जाते हैं एंड वहाँ पे सी मार्क करते हैं। यूजिंग राइट एंगल ड्रॉ करते हैं हम एक लाइन को अक्रॉस द ब्लॉक 1/4 इंच अलॉन्ग एट द पॉइंट, फिर डी मार्क करते हैं। बाद में हम डी एंड ए पॉइंट को जोड़ते हैं विद अ कर्व लाइन टू मेक द शेप ऑफ द कॉलर। ट्रेस करते हैं कॉलर पैटर्न को विद ट्रेसिंग व्हील दैट इज़ ABCDA एंड कट करते हैं फ्रंट बैक लाइन ऑफ द बॉडीज़ को इन अ शेप जस्ट एज यू डिड द कॉलर इटसेल्फ, जो हमने पहले वाला कॉलर किया था रफल कॉलर में। एंड द कॉलर पैटर्न इज कट विद द सेंट्रल बैक ऑन फोल्ड, सेंटर बैक पे वो काटा जाता है। तो अब इसकी भी हम पिक देख लेते हैं, फिर आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि ये कैसे बनता है। वैसे इसके स्टेप्स पूछे नहीं जाते, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो कॉलर्स होते हैं वो कैसे दिखते हैं, क्या क्या इनके नाम हैं और कैसे कैसे ये बनते हैं। थोड़ा बहुत हमें नॉलेज होनी चाहिए एग्ज़ाम के लिए। अब हम बो टाई कॉलर की बात करते हैं। तो दिस कॉलर इज़ ये एक नैरो बैंड कॉलर होता है विच फोल्ड्स लेंथ वाइज, ये लंबाई में फोल्ड होता है जैसे कि एक बेल्ट फोल्ड होती है एंड इज टाइड एट द सेंटर। जो फ्रंट होता है वहाँ पे ये टाई हो जाता है। इट कैन ऑल्सो बी कट ऑन ट्रू बायस पे भी आप इसको काट सकते हो। इट इज़ अटैच्ड ऑन द नेक लाइन पे अटैच होता है 1 सेंटीमीटर पहले ही अटैच हो जाता है बिफोर द सेंटर फ्रंट लाइन टू प्रोवाइड एन ओपनिंग के लिए। फिर चाइनीज़ कॉलर की बात करते हैं, आपको पिक्स दिखा दूंगी मैं, पहले चाइनीज़ कॉलर देख लेते हैं। तो दिस कॉलर इज़ नोन एज, इसको मिलिट्री या मैंडेरियन कॉलर भी बोला जाता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि मैंडेरियन या मिलिट्री कॉलर किसको बोला जाता है। तो चाइनीज़ कॉलर को मिलिट्री या मैंडेरियन कॉलर बोला जाता है। इट इज़ अ स्मॉल स्टैंडिंग कॉलर होता है ये ऑन अ क्लोज नेकलाइन पे। जो मैंडेरियन कॉलर पैटर्न होता है वो स्ट्रेट स्ट्रिप का होता है, द लेंथ ऑफ द फुल नेक मेजरमेंट एंड वॉट एवर विथ यू डिज़ायर, जो आपको विथ चाहिए होती है उसके बेसिस पे ही बन जाता है। यूजुअली अबाउट 2.5 सेंटीमीटर टू 3.5 सेंटीमीटर हाई होता है एंड नॉट क्वाइट मैचिंग इन फ्रंट, मीटिंग इन फ्रंट में ये मीट नहीं होता है क्वाइटली। फिर हम बात करते हैं पोलो कॉलर की। तो पोलो कॉलर को हम टर्टल कॉलर भी बोलते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो टर्टल कॉलर है उसको उसका दूसरा नाम बताइए, तो वो पोलो कॉलर हो जाएगा। इट इज़ यूजुअली यूज फिर है कि इट इज़ यूजुअली यूज्ड ऑन अ हाई नेकलाइन पे ये यूज होता है। द करेक्टरिस्टिक फीचर्स जो होते हैं इस कॉलर के आर दैट इट इज़ रेस्ड, ये रेस्ड होता है एंड फोल्डेड होता है, थस कवर करता है ये नेक को। इट मेक्स द नेक अपीयर शॉर्टर, ये हमारी जो गला होता है, नेक होता है, उसको शॉर्ट दिखाने में, छोटा दिखाने में मदद करता है। जो गारमेंट्स होते हैं विद पोलो कॉलर हैव अ बैक ओपनिंग होती है इनकी। दिस कॉलर इज़ यूजुअली कट ऑन ट्रू बायस पे काटा जाता है एंड जो कॉलर है समटाइम्स यूज ऑन बोर्ड या फिर बोट शेप, ब्रॉड या फिर बोट शेप नेकलाइंस पे भी यूज़ होता है। तो अभी हम पोलो कॉलर, चाइनीज़ कॉलर एंड जो नेक्स्ट कॉलर था हमारा बो टाई कॉलर की पिक्स देख लेते हैं। कॉलर आप देख सकते हो बो शेप्ड का ये कॉलर होता है एंड ये अटैच होता है हमारा जो शर्ट पीस होता है उससे। एंड ये जो कॉलर है ये हमारा चाइनीज़ या मैंडेरियन कॉलर जिसको हमने बोला था
कुछ इस तरीके का चाइनीज़ कॉलर होता है। फिर उसके बाद में देखिए ये है पोलो कॉलर। नॉर्मली टी शर्ट्स में पोलो कॉलर हम नॉर्मली यूजुअली देख सकते हैं, हमारे पास भी कोई ऐसी टी शर्ट तो ज़रूर होगी जिसके अंदर पोलो कॉलर होता है। सो गाइस ये देखिए कुछ इस तरीके के सेलर या मिडी कॉलर्स होते हैं। ये सेलर कॉलर्स हैं, मिडी कॉलर्स भी कुछ इस तरीके से ही बनाए जाते हैं। बारे में टाई एंड डाई के बारे में आपने सुना होगा। सो टाई एंड डाई एक बहुत ही एंशियंट मेथड है पैटर्न मेकिंग ऑन क्लोथ का, क्लोथ पे पैटर्न्स बनाने का। इट इज़ अ रेजिस्ट टेक्निक, एक रेजिस्ट टेक्निक है वेयर द क्लोथ, जहाँ पे आप क्लोथ को नॉट करते हो, गांठ लगाते हो या टाई करते हो धागे से एंड कवर करते हो बिफोर द एक्चुअल डाइंग इज़ डन। मतलब जब एक्चुअल डाइंग टेक प्लेस करती है उससे पहले ही हम जो है इसको कवर, टाई या नोट कर देते हैं। जो भी हमारा कपड़े का पैटर्न होता है हमें बनाना होता है उसको। सो जो पार्ट्स टाई किए जाते हैं या कवर किए जाते हैं एक थ्रेड के द्वारा, उसके अंदर डाई एब्जॉर्ब नहीं होती, कलर एब्जॉर्ब नहीं होता है एंड वो रिटेन करता है एक्चुअल कलर ऑफ क्लोथ को। वहाँ पे एक्चुअल कलर ही रहता है क्लोथ का जो पहले आपने क्लोथ लिया था टाई करते वक्त, और बाकी सारा जो जगह होती है वहाँ पे डाई कलर आ जाता है। टाई एंड डाई एक तरीके की क्राफ्ट है विच हैज़ बीन अ प्रैक्टिस इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम। बहुत पुराने टाइम से जो हमारा वर्ल्ड है उसके बहुत सारे पार्ट्स में, बहुत सारे कंट्रीज़ में टाई एंड डाई क्राफ्ट जो है वो की जाती है। फर्स्ट रिकॉर्ड्स डेट बैक टू द AD 8th सेंचुरी से की जा रही है, वेयर इट वाज पॉपुलर इन द कंट्रीज़ ऑफ ईस्ट इंडिया। 8th सेंचुरी में भी ये ईस्ट इंडिया, जापान, चाइना, इंडोनेशिया में बहुत ज़्यादा फेमस थी। इन दिस मेथड ऑफ कलरिंग फैब्रिक, डाइंग जो है वो यूज़ की जाती है पार्ट्स ऑफ फैब्रिक को कलर करने के लिए। एक मॉडर्न यूजुअली मैथिलीन ऑक्साइड जो है वो यूज़ किया जाता है, जो कि एक फिक्सिंग एजेंट की तरह काम करता है डाई स्टफ्स के लिए। जो मॉडर्न है उसको पेंट किया जाता है कपड़े पे इन द डिज़ायर्ड पैटर्न एरियाज़ में। मॉडर्न को पेंट कर दिया जाता है कपड़े पे जहाँ पे भी आपको डिज़ायर्ड पैटर्न एरिया जो आपका होता है जहाँ पे आपको पैटर्न मेक करने होते हैं, एंड क्लोथ को इमर्स कर दिया जाता है डाई बाथ सोल्यूशन में। एंड जो डाई है वो फिक्स्ड होती है फैब्रिक के सिर्फ उन्हीं एरियाज़ पे जहाँ पे मॉडर्न को पेंट किया जाता है, बिकॉज जो मॉडर्न है वो डाई स्टफ के साथ रिएक्ट करता है एंड उसको इनसॉल्युबल बना देता है वॉशिंग में एंड फास्ट टू लाइट। मतलब वो धूप से, लाइट से भी कलर फेड नहीं होता, साथ में वॉशिंग से भी वो कलर नहीं निकलता है। डिफरेंट मॉडर्न जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं डाई के साथ में टू गिव डिफरेंट कलर्स, अलग अलग कलर्स देने के लिए। एंड दिस मीन्स दैट एक क्लोथ जो है वो पेंटेड होता है बहुत सारे मॉडर्न्स के साथ में, कैन बी पास थ्रू वन डाई बाथ। एक डाई बाथ से निकल के उसको रिंस ऑफ करा जाता है ताकि वो एक जो क्लोथ है उस पर पैटर्न आ सके। डिफरेंसेस होते हैं पैटर्न्स में जब हम टाई एंड डाई करते हैं। ट्रेडिशनल सैम्पल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड रिवील करते हैं कि वाइड वेराइटी ऑफ टेक्निक भी यूज़ होती है अलग अलग इफ़ेक्ट्स देने के लिए। जापानीज़ नेम जो शिबोरी आर्ट है वो भी आजकल इंडिया में यूज़ होती है। इन राजस्थान एंड गुजरात इन इंडिया में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं मेथड, एंड दे यूज़ इसमें मुस्लिन का कपड़ा यूज़ होता है एंड टाइड द बडीज़, दैट इज़ टाइनी आर्टिकल्स या डोट्स को टाई किया जाता है थ्रेड्स के साथ में। अनदर टेक्निक जो है वो लहरिया है या डायगोनल स्ट्रिप्स होती हैं विद आइसोलेटिंग स्ट्रिंग्स स्ट्रिप इफ़ेक्ट देने के लिए। टाई एंड डाई टुडे आज के टाइम में क्या है कि टाई एंड डाई प्रोसेस जो है उसमें सिंपल एंड बहुत ही कम मिनिमम अपैरेटस हमें चाहिए होते हैं। इट कैन बी वेरी यूज़फुल, ये बहुत यूज़फुल होती है टाइम पास करने के लिए टाइम को, एज वेल एज द नेम सजेस्ट ये एक सिंपल मेथड ऑफ टाइंग है, क्लोथ को टाई करना इन वेरियस प्लेसेस एंड फिर उसको डाई करना। जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है इसमें 3 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स को कंटेन करता है। सबसे पहले हम फोल्डिंग करते हैं,
फिर हम आइसोलेटिंग करते हैं, मतलब क्लोथ को टाई करते हैं और उसके बाद में हम डाई करते हैं। फिर हमारे पास है कि कौन सा फैब्रिक हमें यूज़ करना चाहिए टाई एंड डाई के लिए, राइट फैब्रिक टू यूज़, उसके बारे में बात करते हैं। क्लोथ वी यूज़ शुड बी फास्ट इन कलर, कलर फास्ट होना चाहिए, मतलब उसका कलर फेड नहीं होना चाहिए जल्दी से। द डाइज वर्क बेस्ट ऑन मटेरियल्स जैसे कि कॉटन, मुस्लिन, कैम्ब्रिक, हैंडलूम, खादी, सिल्क, जॉर्जेट, शिफॉन के कपड़े पे टाई एंड डाई टेक्निक बहुत अच्छी रहती है। इट पेनिट्रेट्स वेल, अच्छे से कलर उसके अंदर चला जाता है फैब्रिक के अंदर, एंड कम्स आउट इवनली, बाहर आता है वो, सो दैट जो पैटर्न है वो क्लियरली आपको दिखाई देता है। अगर फैब्रिक स्टार्च्ड है तो बॉयल करना चाहिए हमें फैब्रिक को पहले, ताकि हम स्टार्च को रिमूव कर लें। उसके बाद टाई एंड डाई टेक्निक यूज़ करनी चाहिए। जो ये टेक्निक है प्राइमरली वॉशिंग एंड ट्रीटिंग होती है क्लोथ की, शुड बी डन, क्लोथ की ट्रीटिंग एंड वॉशिंग करना ज़रूरी होता है ताकि हम रिमूव कर सकें जो भी ट्रेसेस हैं स्टार्च के फैब्रिक के अंदर उनको। कीप वेरिंग टाइप्स ऑफ एजेंट्स हमें पास में रखने चाहिए ताकि हमें डिफरेंट इफेक्ट्स मिल सकें। फॉर्मिंग पैटर्न इज़ अ फर्स्ट स्टेज, सबसे पहली स्टेज जो होती है वो पैटर्न बनाने की होती है, एंड वो जो पैटर्न बनते हैं वो बनते हैं अकॉर्डिंग टू द इफ़ेक्ट्स जो रिक्वायर्ड होते हैं, जो हमें चाहिए होते हैं। तो जो क्लोथ है वो टाई किया जाता है एज़ पर डिज़ायर, जो हमें डिज़ाइन चाहिए होते हैं। अब टाई एंड डाई के लिए हमें कुछ इक्विपमेंट्स, अपैरेटस भी चाहिए होते हैं जिनके बारे में हमने पहले बात की। तो क्या अपैरेटस होते हैं वो देख लेते हैं। लार्ज कंटेनर्स हमको चाहिए होते हैं डाइंग प्रोसेस के लिए, एंड छोटे छोटे फ्यू बाउल्स चाहिए होते हैं डाई को प्रिपेयर करने के लिए। बकेट्स चाहिए होती हैं हमें, बाल्टी चाहिए होती है रिंस करने के लिए अपने फैब्रिक को, मटेरियल को, एंड रबर ग्लव्स हमें चाहिए होते हैं अपने हाथों को क्लीन रखने के लिए एंड सेफ्टी इंश्योर करने के लिए कि सेफ रहें हमारे हाथ। बड़े बड़े बिग वेसल्स चाहिए होते हैं, सोप फ्लेक्स चाहिए होते हैं मटेरियल को वॉश करने के लिए डाइंग के बाद। स्टोन चाहिए होता है हमें हीटिंग एंड बॉयल करने के लिए डाई को। स्टोव चाहिए होता है हमें हीट एंड बॉयल करने के लिए डाई को। एक एप्रन चाहिए होता है हमें, डाई फ्लैचेस, मतलब जो डाई है उसके कोई दाग धब्बे हमारे कपड़े पे ना लग जाएं, इसलिए हमें एक एप्रन चाहिए होता है, एप्रन हमें पहनना पड़ता है। न्यूज़पेपर हमें चाहिए होता है ताकि जो टेबल है उसको भी हम डाई कलर से प्रोटेक्ट कर पाएँ। और हमें मेजरिंग स्पून्स भी चाहिए होते हैं डाई को मेज़र करने के लिए, एंड पेयर ऑफ टोंग्स चाहिए होते हैं हमें कपड़े को होल्ड करने के लिए। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, एंड बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा।